भैया जी। ळमो अरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडमडमो आयरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् जातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय कल जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। कल अपन भैया ने जो मुझे शाम वाली अंकित अंकित जी वाली क्लास में मुझे वो दे दीजिए, मुझे वो नहीं मिल पा रहा उनका लिंक, तो उनके नंबर दे दीजिए मुझे आप। अभी नहीं, अभी उसके बाद बात करते हैं, क्लास के बाद। जी जी भैया जी। अपन ने जो विषय देखा था कि वो जो पर्वत है, कुलाचल है छह, वह जो कुलाचल है वह नाना प्रकार की मणियों से खचित हैं। उनका पार्श्वभाग ऊपर में, मूल में और नीचे समान विस्तार वाले हैं, ऐसा अपन ने देखा था। ठीक है। भैया जी नंबर बता दीजिएगा। हाँ जी। नंबर बता दीजिएगा, पेज नंबर। पेज नंबर 160। गद्यांश नंबर पढ़ेंगे अब अपन। 394, लास्ट लाइन। थैंक थैंक यू भैया जी। हाँ जी। तो बात चल रही थी कि वह छह पर्वत हैं। छह पर्वत का जो पार्श्व भाग है वो मणियों से खचित है, और उस पर्वत के ऊपर तालाब बने हुए हैं जिनका क्रम से नाम पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, वो पुंडरीक, वो महापुंडरीक और पुंडरीक है। ठीक है। इस प्रकार से ये छह तालाब हैं। अब उसके आगे अपन देखते हैं। तत्र 394 नंबर गद्यांश, 394। तत्र आद्यस्य संस्थान विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब आगे का जो पहला है गद्य, पहला जो तालाब है उसके संस्थान मतलब आकृति को बतलाने के लिए यहां पर अगला सूत्र कह रहे हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कंभो हृदः। प्रथमो योजन, प्रथमा मतलब पहला वाला जो तालाब है, योजन सहस्रम आयामः, योजन सहस्र 1000 योजन, आयाम मतलब लंबा है, तत् अर्धम विस्कंभा और उसका जो आधा भाग है वह उसकी चौड़ाई है। हृदय मतलब तालाब है। ठीक है। तालाब कैसे हैं? अपने यहां तालाब गोल होते हैं, यहां तालाब गोल नहीं है। यहां जो तालाब हैं वो चौकोर हैं, चार कोने वाले हैं। ठीक है। प्राक, प्रत्यक, प्राक और प्रत्यक जो शब्द दिया गया है मतलब पहला, योजन सहस्रायाम, योजन सहस्र मतलब 1000 योजन, आयाम मतलब लंबा, 1000 योजन तो लंबाई है। फिर
उदक बाप, ठीक है। यहां जो इन्होंने दिया प्राक और प्रत्यक, प्राक का मतलब हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर, प्रत्यक मतलब पश्चिम की ओर। फिर उदक वाक जो दिया है उन्होंने, उदक मतलब हो गया उत्तर, उत्तर से अवाक मतलब दक्षिण की ओर, ठीक है। समझ में आया? पूर्व से पश्चिम की ओर तो 1000 योजन लंबे हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वह उससे आधे, 5 योजन सत विस्तार, 500 योजन विस्तार वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? कल अपन ने बनाया भी था तालाब पर्वत के ऊपर, ठीक है। वज्रमय तलाह, उनका जो तल भाग है, नीचे का जमीन भाग है, वह वज्रमय है। विविध मणि कनक विचित्र तटा, और उन तालाब के जो तट हैं, तट बने हुए हैं, किनारे बने हुए हैं, वह तट भाग विविध मणि, विविध प्रकार की मणियों से, कनक मतलब स्वर्ण से, विचित्र, विचित्रित हैं, चित्रित हैं, अनेक अनेक प्रकार की मणियों और स्वर्ण आदि से चित्रित हैं। तटः मतलब तट भाग, पद्मानाम, पद्म नाम, पद्म नामा हृदय, पद्म नाम का जो तालाब है वह, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहला वाला जो पर्वत कौन सा था? हिमवन पर्वत था। उस हिमवन पर्वत के ऊपर जो तालाब है उसका विस्तार कितना है? उसका विस्तार 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, ठीक है। अगला सूत्र, तस्य अवगाह प्र प्रकृत्यर्थम इदम उच्यते। तस्य अवगाह, अब उसके अवगाह को कृलिप्त्यर्थम, प्रकृलिप्त्यर्थम दिखलाने के लिए इदम उच्यते, यहां पर कहते हैं। 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना, बहुत सारी अशुद्धियां उच्चारण में होती हैं, करते हैं कराते हैं। 10 योजनावगाह, ऐसे नहीं बोलना। 10 योजनाव, वा तक बोलना है। 10 योजनावगाह, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग उच्चारण जो करते हैं वो कहते हैं 10 योजनावगाह, वो गलत हो जाएगा, उससे ठीक अर्थ नहीं निकलेगा। उच्चारण तो सही हो जाएगा लेकिन अर्थ गलत निकलेगा फिर, ठीक है। तो 10 योजनावगाह ऐसे पढ़ा जाता है संस्कृत में, ठीक है। अवगाहो, 10 योजन अवगाह, अवगाह मतलब गहराई, ये बतला रहे नीचे। अवगाहो अधः प्रवेशो निम्नता, अवगाह मतलब अधा, नीचे की ओर, प्रवेश, निम्नता मतलब निचला भाग, नीचे गहराई। 10 योजनानी अवगाह यस्य 10 योजना अवगाह, और जिसका अवगाह 10 योजन है गहरा, वह 10 योजन अवगाह कहलाता है, ठीक है। तो कितना? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा, ठीक है। समझ में आया? आगे कह रहे हैं कि तन्मध्ये किम, उसके मध्य में क्या है तालाब में? तो कह रहा तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये उस तालाब के मध्य में, योजनम 1 योजन का, पुष्करम मतलब कमल है। योजन प्रमाणम योजनम, जो योजन प्रमाण है, 1 योजन प्रमाण है, वह योजन कहलाता है, ठीक है। कोश आयाम पत्रत्वात्, कोशद्वय विष्कंभ कर्णिकत्वाच्च, योजना आयाम विस्कंभ, कह रहे हैं कि कोस आयाम, 1 कोस आयाम वाला है, मतलब 1 कोस लंबा है, और कोशद्वय विस्कंभ कर्णिकत्वात्,
और उसकी जो कर्णिका है, नाल है, वह 2 कोस की लंबी है। योजन आयाम विस्कंभ। आप लोग म्यूट रखा करें, हमें कहीं कहीं से आवाज आने लगती है बीच में। तो जो म्यूट नहीं रहते हैं, वैसे सभी म्यूट हैं, हाँ एक दो लोग नहीं है। ठीक है। उसके देखो, आयाम मतलब जो होता है कमल का दल भाग। ठीक है। वो जो दल भाग है कमल, वो जो पत्ते फैले हुए हैं, वो तो 1 योजन का है। कितने योजन का? योजनम पुष्करम। और उसका जो डंडा है, नाल है, कर्णिका है, वो 2 योजन की है। वो कितनी है? 2 योजन की कर्णिका है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, 1 मिनट। जल तलात क्रोशद्वयो उच्छ्रायम नालम। नाल तो इन्होंने अलग दे दी। यावत बहुल पत्र प्रचयम पुष्करम अवगंतव्यम। बहुत सारे पत्रों के समूह से जो पुष्कर है, वह कमल है, जानना चाहिए। देखते हैं इसका क्या दे रहे हैं। तात्पर्य है कि कमल का पत्ता 1 कोस लंबा है और उसकी कर्णिका का विस्तार 2 कोस है। इसीलिए कमल 1 योजन लंबा और 1 योजन विस्तार वाला है। अब कर्णिका का विस्तार 2 कोस क्यों दे रहे हैं फिर? और इस कमल की नाल जल तल से 2 कोस ऊपर उठी है। ये विषय एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है। भैया जी, कर्णिका का मतलब जो बीच के अंदर जहाँ पराग रहता है वो वाला हिस्सा होगा ना, वो दो सेंटर पार्ट, एकदम सेंटर पार्ट ऑफ द कमल। हाँ, उसको कर्णिका कह सकते हैं, लेकिन वो 2 कोस कैसे होगी? बीच का पार्ट 2 कोस है और पत्ते 1 1 कोस विस्तार वाले हैं, तो ऐसे। और नीचे फिर वो 2 कोस जा रहा है। सेंटर पार्ट बड़ा होगा तभी तो वो इतने बड़े पत्तों को हैंडल करेगा। भैया जी, 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है ना। हाँ जी, वो तो हम समझ गए हैं। तो लेकिन एक दो दो तरफ की दो पर्ण जो है वो 1 1 कोस के हो गए, बीच में 2 कोस रह गए, जो कर्णिका हो गई जहाँ पे वो मतलब मकरंद रहता है, या हम बोलते हैं उसको केसर, केसर वाला पार्ट। वो 2 कोस का हो गया, 1 कोस का एक पत्ता, 1 कोस का एक पत्ता। तो व्यास में वो 4 कोस आ जो जाएगा, भी 4 कोस आ योजन हो जाएगा, गया। 1 योजन बन जाएगा। और उसका नाल लेकिन जो है वो इन्होंने वो जो पत्ता एक। शब्द दिया है, ये जो पत्ता शब्द ये लोग दे रहे हैं, पत्ते का तात्पर्य होना चाहिए था कि शायद जो फूल जो खिलता है, वो खिलने वाला हिस्सा पत्ता होगा, वो 1 कोस में होगा। हमारे हिसाब से 1 कोस का ये हो गया, 1 कोस ये हो गया। तो ये मान लीजिए ये हो गया 2 कोस। और 2 कोस हो गया कर्णिका, बीच का जो हिस्सा हो गया वो 2 कोस हो गया। तो ये हो जाएगा 4 कोस, मतलब 1 योजन बन जाएगा। खड़े ठीक है। खड़े में बनेगा। हाँ, वो वही तो समझ रहे हैं कि पत्ता कैसे लिया इन्होंने। ऐसे पत्ता अलग है, पत्ता अपन वो समझते हैं, खुलेगा, जब अपन वो पत्ता खुलेगा अलग भैया जी समझते तब हैं। बनेगा। हाँ जी। पूर्ण एक, फूला हुआ कमल है ना भैया जी। वो तो हम समझ गए, खिला हुआ जो कमल है। अपन पत्ता क्या होता है, कमल जो होता है फूल है, फूल के नीचे पत्ता अलग होता है। कमल में पत्ते का भाग अलग होता है, कमल का भाग अलग होता है। ये तो कमल ये की पंखुड़ियां कमल ली है, है, पंखुड़िया। पंखुड़ियों को पत्ता कह रहे हैं। बड़े ये ये कमल शायद, की पंखुड़िया है। हाँ, पंखुड़ियों को ही इन्होंने पत्ता कहा है। हाँ। पंख भी बड़ा है। हाँ। कोश आयाम
पत्रत्वात्, ठीक है, एक कोष आयाम वाला पत्र हो गया, और कोशद्वय विस्कम्भ कर्णिकत्वात्, और दो कोष का जो कर्णिका का अर्थ इन्होंने लिया है कि जो बीच का हिस्सा है जो उसको कर्णिका कहा है, वह दो कोष का हो गया। और फिर जब इन्होंने एक कोष उनको लिया है पत्र को, तो एक कोष तो वो सब में फैले होंगे चारों तरफ, तो ऐसे हो जाएगा चार कोष, ठीक है। फिर जल तलात् क्रोशद्वयम उच्छ्राय ना अयम नाला, और इसकी जो नाल है वो जल से 2 कोस ऊंची है। कितनी है? जल भाग से 2 कोस ऊंची नाल। यावत बहुल पत्र प्रचयम, यावत मतलब जब तक, बहुल पत्र प्रचयम बहुत सारे पत्रों का प्रचय मतलब समूह है, ठीक है। पुष्करम अवगंतव्यम, ऐसा पुष्कर जानना चाहिए, मतलब कमल जानना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही लगेगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। कमल पृथ्वी का एक है ना कमल? हाँ जी, पृथ्वी का एक है। मतलब पृथ्वी के आकार का है। पृथ्वी के आकार का नहीं, पृथ्वी आकार तो कमल का ही है, हाँ भाई, पृथ्वी का का है बना, मतलब। ठीक तो है। भैया उसके आपने बोला कि फूल खिल जाएंगे, फिर कैसे खिलेंगे वो? अब फूल खिलने से तात्पर्य फूल जैसा ही अनादिकाल से बना हुआ है वो पत्थर का, ऐसे नहीं कि खिलता है बंद हो जाता, वो अनादिकाल से ऐसा ही बना हुआ है पत्थर का, ठीक है। जी जैसे भैया। जम्बू वृक्ष आया था ना, हम्म। जम्बू वृक्ष भी पृथ्वी का एक है, जी भैया। ठीक है। जी भैया। चलिए, इतरेषां मृदानां पुष्कराणां च अयम आदिर निर्ज्ञानार्थम। अब इतरेषां मतलब इनसे इतर, इनसे दूसरे, हृदानाम पुष्कराणाम, हृदय, हृदय मतलब तालाब, और पुष्करों को, चा अयम अनादिर निर्ज्ञानार्थम, चा अयम आयाम, सॉरी, चा आयाम आदि, उनके लंबाई आदि के, निर्ज्ञानार्थम निर्ज्ञान के लिए, उनके ज्ञान के लिए यहां सूत्र कह रहे हैं। तत् द्विगुण द्विगुण हृदाः पुष्कराणि च, तद्विगुण द्विगुण हृदाः पुष्कराणि च, तद्विगुण द्विगुण, उससे दुगुण दुगुना, हृदय मतलब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, हृदय मतलब हृदय, वो हृदय मतलब तालाब, हृदय, और पुष्कराणी च, पुष्कर मतलब कमल। अब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, तो वो दुगना विस्तार कैसे लेना? जो पहले तालाब का विस्तार था उससे दुगना विस्तार दूसरे तालाब का हो जाएगा, जो पहले कमल का विस्तार था उससे दुगना विस्तार दूसरे कमल का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है विषय? देखें, साच तच्च ते तयोर द्विगुणः द्विगुणः तद्विगुण द्विगुणः इति द्वित्वं व्याप्तिर्ज्ञापनार्थम। साच तच्च ते, ठीक है। ते का मतलब इन्होंने दिया कि सा मतलब वह, तत् मतलब भी वह, और मिलकर के बे बना बे दोनों, ठीक है। साच तच्च संस्कृत में वह और वह, तो मिलकर के बना ते, ठीक है। साहा तऊ ते, और तत्ते तानी, ठीक है, संस्कृत में बनते हैं तो द्विवचन में बनेगा ते। और तयोह द्विगुणा, और उन दोनों का जो द्विगुण है, दुगना विस्तार है, तयोह मतलब उन दोनों का, दुगुणा मतलब उनसे दुगना विस्तार, द्विगुणा मतलब उनसे भी दुगना विस्तार, ठीक है। वह शब्द बन जाएगा तद्विगुण द्विगुणा इति द्वित्वम व्याप्ति ज्ञापनार्थम, या यहाँ इस प्रकार से द्वित्व की मतलब दुगना दुगना विस्तार है, यह जो व्याप्ति रूप में दिया हुआ है इसको जानना चाहिए। केन द्विगुणा, बोले किससे दुगना? तो कह रहे आयाम आदि न, आयाम आदि से दुगना। पद्मरदस्य द्विगुण आयाम विस्कंभो अवगाह महापद्मः, पद्मरदस्य पद्म हृदय का, पद्म नाम के तालाब का, ठीक है। द्विगुण आयाम दुगना विस्तार, पद्म नाम के तालाब का जितना विस्तार है उससे दुगना विस्तार, विस्कंभ मतलब चौड़ाई, लंबाई, आयाम मतलब लंबाई,
दुगनी लंबाई, दुगनी चौड़ाई, और अवगाह मतलब दुगनी गहराई महापद्मा, महापद्म नाम के तालाब की होगी। ठीक है, हृदय मतलब हृदय, महापद्म नाम के तालाब की होगी। अब अपन लगा करके देखते हैं, पद्म नाम के तालाब की लंबाई कितनी थी? 1000 योजन। चौड़ाई कितनी थी? 500 योजन। गहराई कितनी थी? 10 योजन। तो महापद्म नाम के तालाब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2000 योजन। चौड़ाई हो जाएगी 1000 योजन, और हो जाएगी योजन। ठीक है, समझ में आ गया? तस्य द्विगुण आयाम विस्कंभ अवगाह तिगिंछा हृदय, और उससे दुगना विस्तार। अब किससे दुगना? महापद्म से। पद्म से नहीं लगाना, अब किससे लगेगा? महापद्म से। महापद्म का विस्तार कितना था? 2000 योजन लंबा, तो इसका तिगिंच का हो जाएगा 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा, और 40 योजन गहरा। ठीक है, समझ में आया? ये तिगिंच नाम के तालाब का हो जाएगा। पुष्कराणीचा, और पुष्कर को भी लगा लेना चाहिए। वहां 1 योजन चौड़ाई वाला जो पुष्कर था, फिर वहां 2 योजन का हो जाएगा, फिर तिगिंच में 4 योजन चौड़ाई वाला पुष्कर हो जाएगा। ठीक है, किम क्या द्विगुणानि द्विगुणानि इति अभिसंबध्यते। पुष्कराणीचा, पुष्कर में भी क्या करना? बोले पुष्कर में भी दुगना दुगना संबंध कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने लगा लिया पुष्कर का विस्तार 1 योजन, 2 योजन और 4 योजन। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे कह रहे हैं, तन्निवासी नाम देवी नाम संज्ञा जीवित परिवार प्रतिपादनार्थम आह। अब तन्निवासी नाम, उस पर निवास करने वाली देवियों की संज्ञा मतलब उनका नाम क्या है? जीवित परिवार मतलब उनका जीवन किन परिवार के साथ होता है? प्रतिपादनार्थम आह, उसके प्रतिपादन के लिए कह रहे हैं। जीवन मतलब यहां आयु से लिया। ठीक है, और उनके परिवार के प्रतिपादन के लिए कह रहे हैं। तन्निवासिन्यो देव्याः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्याः पल्योपमस्थितयाः ससामानिक परिसत्काः। तन्निवासिन्यो देव्याः, तन्निवासिन्याः उस पर निवास करने वाली, देव्याः मतलब जो देवियां हैं, श्री ह्री धृति कीर्ति, श्री नाम की देवी, ह्री नाम की देवी, धृति नाम की देवी। ठीक है, कीर्ति, कीर्ति नाम की देवी, बुद्धि नाम की देवी, और लक्ष्म्या बहुवचन में बन जाएगा लक्ष्मी का लक्ष्म्या। और लक्ष्मी नाम की जो देवी है, पल्योपम स्थितया, एक पल्य की स्थिति वाली है। ससामानिक परिसत्काः, सा मतलब सहित, सामानिक सामानिक जाति के देवों से सहित, और परिसत्काः पारिसत जाति के देवों से सहित होती हैं। ठीक है, देखते हैं। तेषु पुष्करेषु कर्णिका मध्यदेशी निवेशिनः शरद विमल पूर्ण चंद्रद्युतिहरा कोश आयामाः क्रोशार्ध विस्कंभा देशोन क्रोश उत्सेधा प्रसादा। कह रहे हैं देखो, वहां पर तेसु पुष्करेशु, अब उन कमलों पर, क्योंकि वो पृथ्वी का एक है। ठीक है, तो उन कमलों पर कर्णिका मध्य, कर्णिका भाग हो गया ऊपर का तल। ठीक है, तल भाग पर, पत्तों के बीच में, उनके बीच का जो भाग है उस भाग पर, तल भाग पर, तल भाग की चौड़ाई कितनी थी? 2 कोस। अपन पढ़ करके आए थे, कितनी थी? 2 कोस थी। तो उस पर कर्णिका मध्य देश में, उसके बीचों बीच निवेशिना मतलब रचना की गई है, रचित है, शरद विमल पूर्ण चंद्र द्युतिहरा, शरद पूर्णिमा के
विमल मतलब निर्मल, पूर्ण चंद्रमा की कांति को हरने वाला। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कांति जितनी होती है, ऐसी उस कांति को भी हरण करने वाला। कोस आयामः, एक कोस लंबा, क्योंकि 2 कोस की तो कर्णिका है, तो उस पर 1 कोस लंबा। क्रोशार्ध विस्कंभा, और 1 कोस वो आधे, क्रोशार्ध मतलब क्रोस में आधा भाग कर दिया, तो आधे कोस चौड़ा। ठीक है, 1 कोस लंबा, आधे कोस चौड़ा। और देशोन क्रोस उत्सेधा, एक देश कम कर लीजिए, 4 देश होते हैं, तो 4 देश में से 1 देश कम कर लिया, तो 3 भाग बचे, मतलब 75% बचा। तो कहा कि देशोन क्रोशोत उत्सेदा प्रसादा, मतलब पौन कोस ऊंचा प्रासाद, प्रासादा, प्रासाद मतलब महल हैं उनके। ठीक है, तेसु उनमें, निवासंती, निवासंती एवं शीलः तन्निवासन्यः, जो निवास करने वाला, जिनका आचरण है, निवास करने रूप क्रिया है, वो तन्निवासी कहलाती हैं। कौन रहती हैं वहां? तो कह रहे देव्या, देवियां वहां रहती हैं। श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी संज्ञका, उनका नाम क्या है? क्रम से लगा लेना। पहले तालाब पर श्री नाम की देवी, पहले तालाब के अंदर जो कमल है उस कमल पर श्री नाम की देवी, फिर हरि नाम की देवी, फिर धृति नाम की देवी, फिर कीर्ति नाम की देवी, फिर बुद्धि नाम की देवी और लक्ष्मी नाम की देवी, क्रम से। ठीक है, तो शिखरिन पर्वत जो लास्ट का है उस पर कौन सी देवी रहेगी? शिखरिन पर्वत पर जो तालाब है, तालाब के अंदर जो कमल है, कमल के ऊपर जो कर्णिका है, कर्णिका पर बना हुआ महल में, उसमें लक्ष्मी नाम की देवी रहेगी। ठीक है, पद्मादिषु यथाक्रमम वेदितव्यः, पद्मादि तालवों का क्रम यथाक्रम से जानना चाहिए। ठीक है, पल्योपम स्थितया, पल्योपम की स्थिति वाली है, एक पल्य की स्थिति उनकी होती है। इति अनेन, इसके द्वारा, भैया जी आयु मतलब प्रमाणम उक्तम, इनके द्वारा उनकी आयु का प्रमाण उक्त किया गया है। ठीक है, उनकी स्थिति कितनी होती है? एक पल्य की आयु वाली वो देवियां होती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं समाने भवाः इति सामानिकः। आप लोग अनम्यूट करते हैं कोई? मीना जी आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, अगर प्रश्न है तो पूछिएगा। देखें, भैया जी, ये जैसे ये स्थिति बताई पल्योपम, तो ये जैसे व्यवहार पल्य, आधा पल्य या उधार पल्य, पल्य उधार पल्य में आएगी? ये व्यवहार पल्य में आएगी शायद, एक बार मैं देख करके और बता दूंगा। ठीक है, आयु का ठीक है भैया। प्रमाण कौन से पल्ले से नापा जाता है देख करके बता दूंगा। ठीक है भैया जी। कह रहे हैं पल्यो, हाँ, समाने स्थाने भवः सामानिकः, जो समान रूप से स्थान में होते हैं वो सामानिक कहलाते हैं। सामानिकाः परिषदः च, सामानिक परिषदः, और सामानिक होते हैं जो परिषद जाति के देव होते हैं वो सामानिक परिषद बना। सह सामानिक परिषद भिर वर्तन्ते इति ससामानिक परिषद का, जो सामानिक और परिषद के साथ अभिवर्तन्ते, परिषद भिर, परिषद के साथ वर्तन्ते मतलब वर्तन करते हैं, इति ससामानिक परिषद का, ये सब समास किए जा रहे हैं। तस्य पद्मस्य परिवार पद्मेषु प्रासादानाम् उपरि, तस्य पद्मस्य परिवार पद्मेषु, तस्य मतलब उस, पद्मस्य मतलब तालाब के, परिवार पद्मेषु, परिवार
के कमलों पर। अच्छा, यहाँ पद्म का अर्थ इन्होंने लिया है कमल। ठीक है, पद्म का अर्थ ही होता है पद्म प्रभ जो होता है, पद्म प्रभ शब्द भी जो है दो शब्दों से, एक कमल की कांति पद्म प्रभ हुआ और एक लाल वर्ण पद्म नाम की मणि होती है उसकी कांति होगी तो भी वो पद्म प्रभ हुआ। तो पद्मस्य परिवार पद्मेशु, पद्म मतलब कमल। अब कमल के जो परिवार कमल है, एक तो मुख्य कमल हो गया, एक मुख्य कमल हो गया जो जिसका वर्णन अपन ने पढ़ा। अब उस तालाब में और भी परिवार कमल होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने अभी उस वृक्ष के, जम्बू वृक्ष के भी परिवार वृक्ष पढ़े थे। ठीक है, तो प्रासादानाम उपरी जो परिवार कमल हैं, अब उनकी लंबाई वगैरह इसमें बताई नहीं गई है, उनके जो परिवार कमल हैं उन परिवार कमलों के ऊपर ससामानिक और परिषद जाति के देव रहते हैं। ठीक है, परिवार कमलों पर, उस कमल पर नहीं रहते, उस कमल पर तो देवी रहती है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लें। देखो, ये जो देवियां हैं ये 6 देवियां हैं। ठीक है, कहते हैं कि अष्टकुमारी देवियों में 2 देवियां और स्वर्ग से आती हैं और 6 देवियां ये होती हैं जो अष्टकुमारी देवी कहलाती हैं। पहली चीज, ये देवी जो हैं ये ब्रह्मचर्यवत जीवन व्यतीत करती हैं। इन देवियों के कोई स्वामी नहीं होते। ठीक है, जैसे देवी स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली देवियों के स्वामी होते हैं देव, इनके कोई स्वामी नहीं होते, ये कुमारी वत हो रहती हैं, इन्हें इसीलिए ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ठीक है, ये क्योंकि व्रतों का पालन तो करती नहीं है संकल्प पूर्वक, इसीलिए कुमारी वत कहा गया है, ब्रह्मचारिणी वत कहा गया है। ये सारी देवियां जो हैं, 6 देवियां सौधर्म इंद्र की आज्ञा का पालन करती हैं। किसकी आज्ञा में रहती हैं? सौधर्म इंद्र की आज्ञा में। ठीक है तो व्यंतर जाति की देवियां कौन सी जाति की हैं ये भी समझो। ये देवियां व्यंतर जाति की हैं। कौन सी जाति की हैं? व्यंतर जाति की। लेकिन आज्ञा इन पर व्यंतर जाति के देवों की नहीं होती, आज्ञा वैमानिक जाति में सौधर्मेंद्र की आज्ञा से रहती है। समझ में आ गया? भैया जी 3 सौधर्म में और 3 ईशान में रहती है ना? 3 ईशान मुझे याद नहीं है, हो सकता है हो। ठीक है, हो सकता तो है। मेरू पर्वत के दक्षिण वाली सौधर्म में और उत्तर वाली ईशान की आज्ञा में रहती है। हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हम हो सकता है भूल गए हो विषय, हो सकती हैं। तो सौधर्म और ईशान दोनों की आज्ञा में, लेकिन है व्यंतर जाति की, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, ये देवियां भैया जी जो शुरू की 3 होती है ना, जो शुरू की 3 होती है वो सौधर्म इंद्र की आज्ञा में होती है, बाद की 3 ईशान इंद्र की आज्ञा में होती है। ठीक है, वही उन्होंने बताया है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा में 3 देवियां और ईशान इंद्र की आज्ञा में 3 देवियां। ठीक, समझ में आया? तो ये जो देवियां हैं ये है तो व्यंतरणी, लेकिन आज्ञा किसकी मानती हैं? वैमानिक देव की। ठीक है, इनको वैमानिक देवियां नहीं मानना। ठीक है, ऐसा। अब कह रहे हैं यकाभिः सरिद्भिः तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ताः उच्यन्ते। यकाभि मतलब जिनके द्वारा, सरिद्भिः तानि क्षेत्राणि नदियां उन क्षेत्रों में, प्रविभक्तानि विभक्त होती हैं, ताह उच्यन्ते उनको कहते हैं। ठीक है, अब जो नदियों से क्षेत्र का विभाग होता है उनको कहते हैं। आप लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है, हमने नदियां निकाल करके बताई थी, याद है? ठीक है, पूर्वाह पूर्वगाह शेषाह तु अपरगाह। पूर्व वाली नदी जो जोड़े में होगी वो पूर्व की तरफ बहेगी और शेष जो होंगी वो अपर की तरफ बहेंगी। ठीक है, गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्त रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगा। इनको 2-2 के जोड़े में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या
हरिधरी कांता, सीता सीतोदा, नारी नर कांता, स्वर्ण रूप कूला, रक्ता रक्तोदाह, सरितस्तन मध्यगाह। ठीक है, दो के जोड़े में ही पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं सरितः न वाप्याः, ये नदियां हैं, वापी नहीं है। सरिताः न वाप्याः, वापियां नहीं है ये। वापी कैसे होती है? तालाब की आकृति की ही होती है, जैसे जो तालाब का वर्णन आया है उनको वापी कहते हैं। ठीक है, चार कोने वाली जो होती हैं वो वापी कहलाती हैं। बोले ये नदियां हैं, वापी नहीं है। ताः किम अंतराः उत्समीपाः इति, तो कह रहे ताः किम अंतराः, उनका अंतर क्या है, अथवा समीप है, उनमें नदियों में कोई अंतर है, मतलब दूरी है, या समीप है। तो आह मतलब कहते हैं तन मध्यगाह, उनके मध्य में। तेसाम क्षेत्राणाम मध्यम तन मध्यम, अब वो कहां बहती हैं? तो बोले मध्य गाह, गाह नाम बहंती, गाह मतलब बहना। ठीक है, तो मध्य गाह मतलब जो मध्य में गाह करती हैं, बहती हैं। ठीक है, गाह शब्द होता है बहना, खिसकना। आप लोगों ने एक शब्द सुना उरग, उरग का मतलब क्या होता है? सर्प। सर्प। ठीक है, उरग लक्षण के की कंठ समान छवि, बपू तंग नवात, लक्षण उरग निहार के बन्नो पारसनाथ। सुना? भगवान पारसनाथ की पूजन में आता है कि उरग मतलब होता है सर्प। उराह गम्यते, उरेण गम्यते ति उरगाह, जो हृदय के वशीभूत होकर के गमन करता है। और मतलब होता है हृदय, उसका हृदय नीचे की तरफ होता है और उसकी तरह जो बहता है, उस पर होकर के जो बहन करता है उसको उरग कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग। ऐसे ही मध्य गाह, मध्य में जो बहती हैं, गाह मतलब बहना, खिसकना। ठीक है, उनको नदी का एक नाम है निम्न गाह, एक नाम क्या है? निम्न गाह। निम्न मतलब नीचे की तरह, गाह मतलब बहती हैं। ठीक है, नदी का एक नाम है आपगाह, आप मतलब जल, गाह मतलब बहना। पढ़ के आए रत्नकरंडक सरवकाचार में, आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकता स्मनाम। ठीक है, तो आपगा मतलब, गा मतलब होता है बहना। ठीक है, ऐसे तन मध्य, उनके मध्य में, किन के मध्य में? तो क्षेत्राणाम मध्यम, क्षेत्रों के मध्य में, 7 क्षेत्र कहे गए थे, उनके मध्य में। तन मध्यम तन मध्येन वा गच्छन्ति इति तन मध्यगाह, तन मध्य उनके मध्य में या उनके मध्य के द्वारा, गच्छन्ति गमन करती हैं। ठीक है, उनको मध्य गाह कहते हैं, गमन करना उसका गाह शब्द का अर्थ है। एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्त्यर्थम दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्त्यर्थम, अब ऐसे तो उन क्षेत्रों के मध्य में एक ही क्षेत्र में बहा दें तो, ठीक है, सारी नदियां, तो कह रहे नहीं, उसकी निवृत्ति के लिए दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, उनकी दिशा विशेष की प्रतिपत्ति के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः, द्वयोर्द्वयोः मतलब दो दो के जोड़े में। पूर्वाह मतलब पूर्व वाली जो है, पहले वाली है, वो पूर्वगाह, पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, द्वयोः द्वयोः सरिताः, आप लोग बन जाएगा, चित्र बना करके तो नहीं बताना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते एक बार। भैया जी चित्र बना के ही बता दीजिए, हाँ जी, चित्र बना के ही बता दीजिए।
आप लोग कोई राइटिंग ना करें, स्क्रीन को टच नहीं करें। देखें, देखिए दो दो नदियां हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। नदियां दो हैं, दो दो के जोड़े बनाइए। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा। अब दो के जोड़े में पहली पहली वाली नदी, पूर्वयोः द्वयोः द्वयोः पूर्वाः, दोनों दोनों में पूर्व वाली, पहले वाली, ठीक है, पूर्व पूर्व वाली जो है वह नदी पूर्वगाह, पूर्व की तरफ बहती है। अब देखो गंगा नदी निकाली अपन ने इधर से, इस पर्वत से, ठीक है, ये निकल गई पूर्व की तरफ, पूर्वगाह, पहला जोड़ा, ठीक है। दूसरी नदी इस पर्वत से निकलेगी, गंगा सिंधु के बाद रोहित आई ना, देखो दो जोड़े में पहले वाली नदी पूर्व की तरफ बहेगी, तो ये पूर्व दिशा है। अब देखो गंगा के बाद सिंधु, सिंधु को आप ही छोड़ दीजिए, रोहित नदी, रोहित नदी इस तालाब, यहाँ के पर्वत के तालाब से निकलेगी और वो इस तरफ जाएगी, पूर्व की तरफ, ठीक है। फिर गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरित नाम की नदी इस पर्वत से निकलेगी और यहां पूर्व की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई भी टच ना करें, देखो स्क्रीन को, यहां से कुछ हो सकता है, मुझे सेटिंग समझ में नहीं आई है वो, देखें। फिर सीता नदी आएगी, ये सीता नदी निकल गई पूर्व की तरफ। समझ में आ रहा है? देखो सभी नदियां ऊपर वाले तालाब से जा रही है, ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। फिर नारी नदी जो निकलेगी, ये निकल गई, ये स्वर्णकूला निकली और ये निकलेगी रूप्यकूला, ये रूपकूला यहां से निकल करके ऐसे जाएगी। समझ में आया? द्वयोः द्वयोः, दो दो के जोड़े में, पूर्वाह मतलब पहले वाली जो नदी है वो पूर्व की तरफ, गाह मतलब बहती हैं। अब ये देखो इस तरफ पूर्व दिशा है, तो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या नहीं आएगी, फिर हरित आएगी, फिर सीता आएगी, फिर नारी आएगी, फिर रक्ता आएगी, वो नारी नरकांता, स्वर्णकूला, ये स्वर्णकूला है, ये रक्ता नदी है। समझ में आया कि नहीं आया पहले? ठीक है। अब सेकंड नदी के लिए अगला सूत्र आएगा, शेषास्त्व अपरगाह, शेष नदी जो बची हुई है वो अपरगाह, पूर्व का अपर क्या होगा, ये पूर्व था, पूर्व का अपर मतलब उल्टा, ये हो जाएगा पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ बहती हैं, अपर गाह, अपर की तरफ, गाह मतलब बहती हैं। अब देखो कैसे बहेंगी, तो अपन गंगा के बाद सिंधु आई थी, तो सिंधु नदी यहां से पश्चिम की तरफ जा रही है, ठीक है, समझ में आया? अब ये बाकी की जो नदियां हैं देखो वो यहां से निकलेंगी, ये ध्यान रखना है, कौन से पर्वत से निकलने, ये ध्यान रखना। फिर क्योंकि एक क्षेत्र से दो नदी निकलेंगी, ठीक है, अब यहां से एक नदी निकलेगी रोहितास्या, ये निकली अपरगाह, वो इस पर्वत से निकलेगी, ठीक है। फिर हरिकांता जो निकलेगी वो इस पर्वत से निकलेगी। समझ में आया? ठीक है। सीतोदा नदी निकलेगी, वो इस पर्वत से निकलेगी और ये सीतोदा हो गई, ठीक है। नरकांता जो नदी निकलेगी यहां से निकलेगी,
रूपकुला जो नदी निकलेगी वो यहां से निकलेगी, और रक्तोदा नदी जो निकलेगी वो यहां इसी पर्वत से निकल करके ऐसे जाएगी। 14 नदियां हो गई। समझ में आ गया? नदियों को निकालने का विस्तार समझ में आया? पहले पहले दो दो के जोड़े बनाइए, उनमें पहली पहली नदी पूर्व की तरफ बहाइए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक क्षेत्र में एक एक नदी पूर्व वाली जाएगी, एक एक नदी पश्चिम वाली जाएगी। ठीक है, लेकिन पर्वत देखो, नदियां हैं 14, नदियां कितनी हैं? 14, क्षेत्र कितने हैं? 7, लेकिन पर्वत तो है 6। तो अब 6 पर्वत हैं, नदियां 14 हैं, तो यहां से बस इस पर्वत से 3 निकलेंगी। समझ में आया? और अंतिम वाले पर्वत से 3 निकलेंगी, और बाकी के पर्वतों से 2-2 नदियां निकलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं? चलिए, देखें। हाँ जी। भैया जी, जो ये तालाब में ये कमल होता है, और जो उसके परिवार कमल होते हैं, उसकी संख्या होती है? किनकी? परिवार कमल की। हाँ, उनकी भी संख्या निर्धारित होगी, लेकिन वो त्रिलोक सार आदि में, त्रिलोपणति आदि में मिल सकती है, वो देखनी पड़ेगी। उसमें तो नहीं आएगी? क्या चीज? इसमें नहीं आएगी, तत्वाल सूत्र जी में नहीं है, सरवाल सिद्धि जी में भी नहीं है। ठीक ठीक है। है भैया। हाँ हाँ जी, जी। आगे कह रहे हैं। पहले और आखिरी से 3-3 निकलेगी। हाँ, पहले पर्वत से और आखिरी पर्वत से 3-3 नदियां निकलेंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। जी। द्वयोर्द्वयोः सरितः एक एक क्षेत्रम विषयः इति। द्वयोः द्वयोः, दो दो जो जोड़े हैं, सरितः सरितोः मतलब सरिता के, एकम एकम क्षेत्रम विषयः, एक एक क्षेत्र का विषय करेंगी। वाक्शेषः अभिसंबंधात् एकत्र सर्वेषां प्रसंगा निर्वृत्ति कृताः। वाक्य शेष अभिसंबंधात्, वाक्य शेषः अभी आगे आएगा जो अगला सूत्र, उसके अभिसंबंध से सर्वैसा प्रसंग निवृत्ति कृता, सभी नदियों के प्रसंग की निवृत्ति हो जाती है। तो मतलब सभी नदियां तो नहीं निकलती। पूर्वा पूर्वगाः इति वचनम दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। यह जो पूर्वा मतलब पहली वाली, पूर्वगाः पूर्व की तरफ बहती है, यह जो वचन दिया गया है दिशा विशेष बतलाने के लिए दिया गया है कि इस दिशा में बहेंगी। तत्र पूर्वाः यह सरिताः ताः पूर्वगाः। तत्र पूर्वा, उनमें से जो पूर्व वाली नदियां हैं, यह मतलब जितनी भी पूर्व वाली नदियां हैं दो के जोड़े में, सरिता मतलब नदियां हैं, ताह पूर्वगाह, उनमें से वो सारी नदियां पूर्वगाह पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्व जलधिम गच्छन्ति इति पूर्वगाह, पूर्व जलधि की ओर जाती हैं, वो पूर्वगाह कहलाती हैं। समझ में आया? पूर्व जलधि मतलब समुद्र, पूर्वी समुद्र की ओर, लवण समुद्र है पूर्व में, चाहे पश्चिम में, चारों तरफ लवण समुद्र है, तो पूर्व में लवण समुद्र की ओर बहती हैं जो पूर्व जलधिम गच्छन्ति थी पूर्वगाह, पूर्व में स्थित समुद्र के प्रति जो जाती हैं वो पूर्वगाह कहलाती हैं। कम किम अपेक्षम पूर्वत्वम, किस अपेक्षा से आपने पूर्वत्व लिया? बोले सूत्र निर्देश अपेक्षम, सूत्र के निर्देश से पूर्वपना लिया है। यदि एवं गंगा सिंधवादयः सप्त पूर्वगाः इति प्राप्तम, इस कारण यदि गंगा सिंधु आदि सप्त पूर्वगाः इति प्राप्तम, ऐसा तो आप ये ले लोगे कि गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरित हरिकांता और सीता, ये 7 नदियां पहले की ले लो, ये पूर्व की तरफ बहा दो। तो बोले नैष दोषाः, इसमें कोई आपके कहने में दोष नहीं है, क्योंकि द्वयो द्वयो इति अभिसंबंधात्, दो दो का संबंध बनाइए, ऐसे नहीं बनाना है
कि गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता, ये 7 इस तरफ बहेंगी पूर्व की तरफ, नहीं, पहले 2-2 का संबंध बनाओ, उसमें पूर्व वाली बहाओ। द्वयोः द्वयोः पूर्वाः पूर्वगः इति वेदितव्यः, उन 2-2 में पूर्वाः मतलब पूर्व वाली जो है वो पूर्वगाः पूर्व की तरफ बहती हैं, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आज इतना ही, यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। भैया जी जितना पढ़ा है उसमें से यदि प्रश्न बनता है तो कैसे बनेगा? इसमें प्रश्न बन सकता है कि नदियों के विस्तार को समझाइए। ठीक है, तो नदियां किस तरफ बहती हैं, तो आपको सूत्र में लिख देना है कि पहले तो ये 14 नदियां हैं, ये उन क्षेत्रों के मध्य में बहती हैं, 7 क्षेत्रों के मध्य में बहती हैं। पूर्व वाली नदी जो उनमें से है वो पूर्व की, पहले दो का जोड़ा आपको वहां बना करके दे देना है प्रश्न में, और फिर पूर्व वाली नदी को कि पूर्व वाली जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं। तो गंगा, फिर रोहित, फिर हरित, फिर सीता, फिर सीता सीतोद नारी, ठीक है, फिर रूपकुला, फिर रक्तोदा, ठीक है, ऐसे रक्ता, सॉरी रक्तोदा नहीं रक्ता। तो ये जो है ऐसे बना करके फिर प्रश्न बन सकता है इनसे कि इस सूत्र को समझाइए। मान लीजिए द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगाह, ये सूत्र की व्याख्या करने आ जाए तो आपको व्याख्या करने में कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, सचित्र भी व्याख्या वहां आप कर सकते हैं। ठीक है, चित्र बना करके वहां साइड में आप व्याख्या कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही प्रश्न आप करते रहें कि इनमें से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो वो आप लिखते जाएं अगर लिखना भैया जी चाहते हैं। ये डायग्राम नहीं मिल सकते? डायग्राम मिल सकते हैं ना, आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, हमारे रजिस्टर में बने हुए हैं कुछ। तो ठीक है भैया। तत्वाद सूत्र जी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये से जी हम, तत्वा सूत्र जी का जो पिछले साल हमारे था ना, उसमें बने हुए हैं सारे। हाँ बने होंगे, हाँ ठीक उसमें है, बने फिर हुए भी हैं। हम डाल देंगे एक बार, भैया जी है जो ना? PDF डाली थी ना हमने, वो भी डाल दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं देख नहीं पाया उनको, आपने मुझे भेजी थी जो, चलो मैं हाँ देख करके डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा। उसमें है